हाय फ्रेंड्स, हम लोग पिछले वेव लेक्चर्स में हम लोग वेव इक्वेशंस वगैरह देख चुके थे और वी हैड आल्सो डिस्कस्ड अबाउट वेव इक्वेशन एंड वेव वेलोसिटी एंड वेलोसिटी ऑफ वेव इन द स्ट्रिंग एंड वी हैड डन सो मच ऑफ क्वेश्चंस. नाउ इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी सुपरपोजिशन ऑफ वेव, कि दो वेव जब मिलते हैं तो कैसा बिहेव करता है, ये हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे. ठीक है, तो देखिए और उसको समझिएगा, क्योंकि देखिए ये जो पोर्शन हम पढ़ा रहे हैं ये आपको लाइट में बहुत काम करेगा. ठीक है, लाइट का आप ऐसा समझिए कि 20 से 30% पोर्शन हम यहीं पे ख़त्म करेंगे और दोबारा फिर से उस समय नहीं बताएंगे. मतलब इसी का रेफरेंस लेके फिर हम आगे चलेंगे, इसलिए इस लेक्चर को थोड़ा ध्यान से देखिएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के लिए भी और अभी के लिए भी. ठीक है, चलिए वो पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हम लोगों को है जो एक्स्ट्रा देखना पड़ेगा, तो उसको पहले समझते हैं. जैसे हमारे पास जो सोर्स होता है वेव का, जैसे लाइट, साउंड, तो ये जो सोर्सेज है जो क्रिएट करता है वेव, जो मतलब लाइट वेव क्रिएट करता है, जो साउंड वेव क्रिएट करता है, उसको सोर्स बोलते हैं. ठीक है, तो मान लीजिए कि हमारे पास जो सोर्सेज होते हैं वो बेसिकली होते हैं, जो सोर्सेज होते हैं, सोर्सेज ऑफ लाइट बाय साउंड वेव. ठीक है, वेव के सारे बेसिक्स हम इसी चैप्टर में ख़त्म करेंगे. तो ये बेसिकली होते हैं आपके, एक होता है आपका पॉइंट सोर्स, दूसरा लाइन सोर्स. ओके, पॉइंट सोर्स और लाइन सोर्स, और फिर है आपका सोर्सेज एट इंफिनिटी. मैं बताऊंगा ये क्या होता है. ये तीनों को हम लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा. ठीक है, तब जाके आपको समझ में आएगा. बट उससे पहले एक चीज़ हम समझते हैं. जैसे मान लीजिए कि पानी है. ठीक है, पानी में आप एक ड्रॉप गिराते हैं, तो वो ड्रॉप क्या होता है, वो एक बार SHM किया, वो सोर्स है जो एनर्जी दिया पानी में, अंदर जाके बाहर आया, एंड नाउ इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिंग इट्स एनर्जी ऑलवर्ड्स. और आप देखते हो सर्कुलर रिंग बनता है और ऐसे 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 वो आगे की तरफ बढ़ता है. तो बेसिकली उसमें हम क्या समझेंगे, वो भी एक तरह का वेव है, उसमें हम क्या समझेंगे, वो जो सर्कल बन रहा है उसको क्या बोलते हैं. ठीक है, तो अभी का जो टॉपिक होगा वो होगा वेव फ्रंट. ठीक है, हम चाहेंगे कि आप इसको अभी सीख लीजिए, हालांकि इसके बारे में और भी कंसेप्ट आपको वेव ऑप्टिक्स में समझ में आएगा. ठीक है, जैसे मान लीजिए पानी का एक ड्रॉपलेट, आपने क्या किया, एक पेबल गिराया पानी में. ठीक है, कुछ भी ईंट वीट का टुकड़ा वगैरह हम पानी में गिराए, तो पानी में जब गिराए तो वो कैसा होता है, वो ऐसा बनाता है, ये ऐसा ऐसा बनाते बनाते वो आगे की तरफ निकलता है. ये बेसिकली क्या है, और ये ऐसे ऐसे फैलता जाता है, अंतों अंत तक वो फैलता चला जाता है जब तक उसके पास एनर्जी है. ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा और थोड़ा विजुअलाइजेशन है, मैं आपको दिखाऊंगा भी ये कैसा होता है और आपको अच्छे तरीके से और भी समझ में आएगा. बट थोड़ा यहाँ भी ध्यान दे तो कोई बुरी बात नहीं है. सुनिए, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ से निकला तो वो तो वेव फॉर्म के वो जो निकलेगा वो तो वेव फॉर्म बना के निकलेगा. तो सपोज करिए ये ऐसा निकला, ऐसा करके निकला. ठीक है, ऐसा करके निकला. ऐसा करके निकला. ठीक है, देखिए दोस्तों, वेव में आपने देखा होगा कि एक क्रस्ट होता है, इसे क्रस्ट बोलते हैं और इसे ट्रफ बोलते हैं. ठीक है, एक क्रस्ट होता है, दूसरा ट्रफ होता है. ठीक है, एक क्रस्ट होता है, दूसरा ट्रफ होता है. तो बेसिकली आप देखिए ये ऐसे जो गया तो उसमें नंबर ऑफ आप इस तरह के जो वेव है जो मैंने आप बनाया यहाँ पे, इस तरह के कई सारे वेव है, ये और कई सारे जो मैंने नहीं बनाए. इनफाइनाइट नंबर ऑफ दिस टाइप ऑफ वेव इज अवेलेबल, इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइन वेव इज अवेलेबल है. मेरी बात समझे? तो कहने का मतलब है यहाँ जो पार्टिकल है और यहाँ जो पार्टिकल है, यहाँ जो पार्टिकल है, यहाँ जो पार्टिकल है,
तो हम कह सकते हैं कि ये सारे पार्टिकल एक ही फेज में है। दिमाग लगाइए, ये सारे पार्टिकल एक ही फेज में है। जब क्रस्ट हुआ है, ऐसा समझिए कि हम सारे क्रस्ट पे लाइन बनाए हैं, सारे क्रस्ट पे लाइन बनाए हैं, यहाँ भी सारे क्रस्ट पे लाइन बनाए हैं, यहाँ भी सारे क्रस्ट पे लाइन बनाए हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस सर्कल पे जितने भी पॉइंट हैं, क्या वो सब के सब क्रस्ट पे ही हैं? और ये भी बोल सकते हैं कि सब का सब एक ही फेज में है, सब का सब एक ही फेज में है। या ऐसा बोले कि इस सर्कल पे जो भी पॉइंट है वो सब के सब एक ही फेज में है, जितने भी पार्टिकल होंगे सब के सब एक ही फेज में है। मान लीजिए कि ये अगर 0 फेज पे है तो ये 2 पाई फेज पे है, सारे पार्टिकल 2 पाई फेज पे है, सारे पार्टिकल 0 फेज पे है, ये सारे पार्टिकल फिर 3 पाई फेज पे है, सॉरी मींस 4 पाई फेज पे है, 2 पाई का एक टोटल फेज होता है। इज दिस ओके? तो कहने का मतलब है कि वैसे पार्टिकल्स का लोकस, मेरी बात ध्यान से सुनिए जो हम बोल रहे हैं, द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इन सेम फेज आर कॉल्ड वेव फ्रंट। ठीक है, डाइजेस्ट करिए इसको। लोकस ऑफ ऑल पॉइंट विच आर इन सेम फेज, सेम फेज का मतलब सब एक ही फेज में है, एक ही समय में ऊपर में है। विच आर इन सेम फेज, अच्छा ये और ये सेम फेज में नहीं है। इसका फेज मान लो कि 0 रेडियन है तो इसका फेज 2 पाई रेडियन है, फिर अगले वेवलेंथ के बाद वो आएगा। अरे मैंने बताया था ना आपको, देखिए ये ऐसा, ठीक है, तो ये वाला, ये अगर ये 0 पे है तो ये तो 2 पाई पे आएगा ना। इज दिस ओके? यानी कि एक वेवलेंथ के बाद आएगा। तो ये सारे पार्टिकल ऊपर में तो है, मतलब क्रस्ट पे तो है, लेकिन ये पार्टिकल और ये पार्टिकल सेम फेज में नहीं है। ये सारे पार्टिकल एक ही फेज में है, सभी का फेज 0 है और सभी ऊपर में है। ठीक है, तो इस पार्टिकल पे जितने भी पार्टिकल आ रहे हैं सबका फेज वही है, सबका फेज वही है। तो लोकस का क्या मतलब है कि सारे पार्टिकल्स जो एक ही फेज में, सबको मिला दीजिए, उसी को लोकस बोलते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड अ वेव फ्रंट। ठीक है, उसी तरह ये सारे पार्टिकल एक ही वेव फ्रंट में है, सारे पार्टिकल एक ही फेज में है, तो उसको बोलेंगे एक वेव फ्रंट। ठीक है, ये सारे यहाँ पे जितने पार्टिकल, सारे पार्टिकल एक ही फेज में है, तो उसको बोलेंगे एक वेव फ्रंट। ठीक है, तो ये दीज आर कॉल्ड व्हाट? दीज आर कॉल्ड वेव फ्रंट्स। दीज आर कॉल्ड वेव फ्रंट्स। ठीक है, तो पानी का जो आपने ड्रॉप करा और ड्रॉप करने के बाद जो बना, जो सर्कल बन रहा है, उस सर्कल पे जितने भी वाटर ड्रॉपलेट्स है सभी सेम फेज में है, तो उसके सारे लोकस को हम क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट। क्या बोलेंगे? वेव फ्रंट। जो ऐसे करके वो जाता है, वो क्या जाता दिखता है हमको? वेव फ्रंट। हमको क्या दिखता है? वेव फ्रंट। ठीक है, अच्छा, तो सर ये वेव फ्रंट आपने दिखाया क्रस्ट का, तो क्या ट्रफ का वेव फ्रंट होगा? बिल्कुल होगा। ट्रफ का वेव फ्रंट ये मान लीजिए, ये डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं, ये सारे, जैसे अब यहां लिख दे क्रस्ट, ठीक है, तो ये सारे वेव फ्रंट जो है वो किसके वेव फ्रंट है? मान लीजिए ये सब किसके वेव फ्रंट है? ये भी वेव फ्रंट है, जिसको बोलेंगे ट्रफ। ठीक है, आई बात समझ में? ये जो वेव फ्रंट है किसका वेव फ्रंट है? ट्रफ का वेव फ्रंट है। ठीक है, तो ये ऐसा कंडीशन है। तो वेव फ्रंट्स का नाम भी देते हैं, हालांकि पहले लिख लेते हैं इसके बारे में। जैसे मान लीजिए ये तो हमने बनाया था, ये किसका एग्जांपल था? ये एग्जांपल था पेबल थ्रोन इन वाटर। तो जो वेव फ्रंट बनता है उसका नाम होता है सर्कुलर वेव फ्रंट। और मुझे ये कतई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं कि इसको सर्कुलर वेव फ्रंट क्यों बोलते हैं। सर्कुलर वेव फ्रंट, तो ये जो वेव फ्रंट बनता है उसका शेप क्या है? सर्कल। क्या शेप है? सर्कल। आई बात समझ में? जनरली हम लोग क्रस्ट के वेव फ्रंट को दिखाते हैं और कोई खास वजह नहीं है। ओके,
बट हम चाहे तो ट्रफ के वेव फ्रंट भी दिखा सकते हैं, इसमें कहीं से कोई आपत्ति नहीं है। ठीक, अच्छा दोस्तों, ये दो क्रस्ट के बीच में के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? एक वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? एक वेवलेंथ। तो कहने का मतलब ये भी क्रस्ट और ये भी क्रस्ट है, तो इन दोनों के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? एक वेवलेंथ। क्या बोलेंगे? एक वेवलेंथ। समझना है, लॉजिक लगाना है। तो आप कुछ कुछ पॉइंट्स लिखते चले नोट में, इसी के नीचे नोट लिख लीजिएगा। डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव क्रस्ट या सक्सेसिव ट्रफ वेव फ्रंट इज इक्वल टू वेवलेंथ। इज दिस ओके? अच्छा, दूसरी बात, जो वेव फ्रंट चलता कैसे है, अगर वेव फ्रंट की बात करें तो वेव फ्रंट का मूवमेंट कैसा होता है? तो चारों तरफ, तो इसके जो परपेंडिकुलर होता है ये दिस, ये यानी कि अगर आपको वेव फ्रंट दे दिया गया, पूछा उसका स्पीड किधर है, तो कुछ नहीं करना है, उस वेव फ्रंट पे आपको परपेंडिकुलर बना देना है। दैट विल बी द स्पीड ऑफ दैट वेव, मींस वेलोसिटी ऑफ दैट वेव। ये देखिए, यानी कि एक बात समझ में आया कि वेलोसिटी ऑफ वेव, यानी कि ये सब क्या है, किसका डायरेक्शन है? वेव वेलोसिटीज का। यानी कि वेव वेलोसिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड परपेंडिकुलर टू एनी वेव फ्रंट। कोई भी वेव फ्रंट, ये किसी के लिए भी वैलिड है ये, ठीक है। तो आप यहां लिखेंगे, इसी में लिखेंगे वेव वेलोसिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। इतनी बातें आपको याद रखनी चाहिए, लिख लीजिए। ये बना आपका सर्कुलर वेव फ्रंट, ठीक है। इसी तरह और भी वेव फ्रंट्स बनते हैं। तो कभी भी पॉइंट सोर्स का वाटर बॉडीज में या किसी भी फ्लूइड के मीडियम में, ठीक है, यानी कि जो लिक्विड का है, लिक्विड का जो मीडियम बना है उसमें अगर हम डालेंगे तो वो एक सर्कुलर वेव फ्रंट ही क्रिएट करेगा। दैट इज दिस, लाइक दिस, जो कि आप लोग डेली लाइफ में देखते हो। सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये भी बनता है आपका पॉइंट सोर्स ही, वो सोर्स पॉइंट ही है। आप पेबल डालें तो पेबल को एक पॉइंट सोर्स का हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर सोर्स लाइट का हो या साउंड का हो, पॉइंट सोर्स से एक बनता है कौन सा? सर्कुलर वेव फ्रंट, जब किसी लिक्विड में डालते हैं, ठीक है। अब समझिए, अगेन इट इज पॉइंट सोर्स, पिछला वाला ही पॉइंट सोर्स से था, अगेन इट इज पॉइंट सोर्स। मान लीजिए लाइट एक जला दी है, तो लाइट जलेगा तो क्या रोशनी सर्कल में देगा या पूरे स्फीयर में देगा? तो आंसर है पूरे स्फीयर में देगा। एक लाइट जलेगा तो पूरा स्फीयर में जाएगा, पूरे स्फीयर में, पूरे चारों तरफ फैलेगा वो, और उसी तरीके से वेव फ्रंट बनाएगा, ठीक है। सो लाइक दिस, सपोज करिए दिस इज सोर्स, ठीक है। ये दिस आर द सोर्स। अब ये जो बना है, ये कौन सा वेव फ्रंट है? ये क्या बनाया है? स्फीयर। दिस इज कॉल्ड स्फेरिकल वेव फ्रंट।
वेव फ्रंट, ठीक है, मेड बाई पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट वेव, लाइट ऑब्लिक साउंड वेव। साउंड भी अगर चलता है तो सर्कल में थोड़ी नहीं चलता है, वो तो पूरे स्फीयर में, पूरे वातावरण में फैलता है। तो वो किस तरह का वेव फ्रंट बनाता है? तो आप बोलोगे स्फेरिकल वेव फ्रंट। ये सब कैसे वेव फ्रंट्स बनाते हैं? स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बनाते हैं। अगेन द डेफिनेशन इज सेम, व्हेन ऑल द पार्टिकल्स आर इन द सेम फेज इज कॉल्ड स्फेरिकल वेव फ्रंट, व्हेन ऑल द पार्टिकल्स आर इन सेम फेज कॉल्ड स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, लिख लीजिए। अच्छा, लगे हाथ इसके इंटेंसिटी का भी चर्चा कर ही देते हैं। मान लीजिए दिस इज R1, ये स्फीयर है R1 का, ये स्फीयर है R2 का। तो मान लीजिए 0.1, दिस इज 0.2, ठीक है। तो I1 मान लीजिए इस सोर्स का पावर जो है वो P है। तो व्हाट इज द इंटेंसिटी का डेफिनेशन क्या होता है? तो P अपॉन जितने सरफेस एरिया में वो बटा होता है। तो यहाँ पे जिस सरफेस एरिया में बटेगा वो तो एक स्फीयर होगा, तो दैट विल बी P अपॉन 4πr²। तो अगर I1 की बात करें तो दैट मस्ट बी P अपॉन 4πr1²। और अगर I2 की बात करें तो दैट वुड बी P अपॉन 4πr2²। ठीक है, सो दिस मस्ट बी I1 अपॉन I2 दैट इज इक्वल टू R2² अपॉन R1²। और अगर इस रिलेशन से देखा जाए तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R²। तो कहने का ये मतलब है कि जितना दूर जाओगे उतना इंटेंसिटी घटता चलेगा। इसीलिए तो दूर का लाइट आपको ज़्यादा थोड़ी नहीं दिखाई देगा, रोशनी तो कमी आएगी ना उसकी। दिस इज द कॉज। अगर सर्कुलर वेव फ्रंट में देखेंगे तो उसमें भी यही एक्सप्रेशन आएगा। उसमें आएगा P अपॉन, क्योंकि सर्कल बना रहा है तो πr², I इज इक्वल टू P अपॉन πr²। सॉरी, अच्छा चलिए अब इसको करिए, हम बताते हैं आपको। करिए उसका भी बता देते हैं। ये है अभी का केस जिसमें कि स्फेरिकल वेव फ्रंट बन रहा है। ये स्फेरिकल वेव फ्रंट के लिए सही है, लिख लीजिए इसको। चलिए, अगर पिछला वाला केस अगर देखें कि रिवर में डालेंगे तो बनता है कौन सा वेव फ्रंट? सर्कुलर वेव फ्रंट। मान लीजिए यही है अब सर्कुलर वेव फ्रंट। कोई सोर्स है पानी में डाले हुए हैं जो सर्कुलर वेव फ्रंट बना रहा है, ठीक है। तो उसका भी इंटेंसिटी अगर निकालना हो तो क्या करेंगे? I1 इज इक्वल टू P अपॉन, अब देखो ये पूरे में बटा हुआ है, ये पूरे लाइन पे बटा हुआ है। ये जितना भी पावर है वो सब एक लाइन पे ही है, इस पे सब एक लाइन पे है। तो टोटल कितने हो गए? 2πr I। और I1 की बात करें तो P अपॉन 2πr1 और I2 इज इक्वल टू P अपॉन 2πr2। ठीक है, सो इन दिस केस I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 एंड सिमिलरली इट इज 1 अपॉन R। तो दूर जो जाएगा उसका इंटेंसिटी घटता चलेगा। ठीक है, तो जाहिर सा बात है थोड़ी देर के बाद तो वाटर का वो डाई हो जाता है, थोड़ी देर तक ही आपको दिखाई देता है, उसके बाद वो दिखाई नहीं देता है। लिख लीजिए, ये पिछले वाले का केस है। ठीक है, तो ये हुआ पॉइंट सोर्स का। पॉइंट सोर्स में सर्कुलर वेव फ्रंट मैंने एक्सप्लेन कर दिया, स्फेरिकल वेव फ्रंट मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब आते हैं लाइन सोर्स पे। इसको लिख लीजिए आप। अब आते हैं किसके वेव फ्रंट पे? लाइन सोर्स के। लाइन सोर्स, जैसे मान लो लाइन सोर्स है ये है लाइन सोर्स, ये है लाइन सोर्स। ठीक है, बहुत बड़ा है, एक लाइन टाइप का है। जैसे एक मान लीजिए कि रॉड, जो ट्यूबलाइट जलता है वो रॉड, ठीक है, उसका वेव फ्रंट कैसा होगा? ऐसा। ये इस तरह का।
ठीक है, और इसी को फिर ये रिपीट करेगा लाइक दिस। इस तरीके से ये चलेगा ऐसा, ठीक है। तो इसमें जो वेव फ्रंट मिला ये सब वेव फ्रंट है। तो लाइन सोर्स का वेव फ्रंट कैसा होता है? सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, ठीक है। और मान लीजिए कि इसका जो है ये R1 है और ये R2 है, दिस इज 0.1, दिस इज 0.2। अगेन इफ वी हैव टू फाइंड द इंटेंसिटी देयर एट बोथ पॉइंट, सपोज दिस लेंथ इज L, तो इस लाइन का पूरा एनर्जी अभी कहाँ पे है? इस जगह पे, यानी कि यहाँ पे क्या बन रहा है? सिलेंडर। तो पूरे सिलेंडर में है, पूरे सिलेंडर के पेरीफेरी पे सारे जितने भी पार्टिकल है सबके पास एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो गया है इसका। मान लीजिए इसके पास पावर P है, तो इसका जितना भी पावर है वो इस सिलेंडर के पेरीमीटर पे जितना भी पार्टिकल है सभी के पास है ना। तो वो जो सिलेंडर बना है उस सिलेंडर में जितने पार्टिकल है सबके पास अगर मिला दिया जाए पावर तो P होगा। तो यहाँ पे इंटेंसिटी I1 कितना हो जाएगा? दैट मस्ट बी P अपॉन 2 पाई R1 इंटू L, और I2 is equal to P upon 2 pi R2 into L. So if we see I1 upon I2 is equal to R2 upon R1. In this case also I is inversely proportional to R. Again you can see in the case of cylindrical wavefront intensity varies inversely to R. कभी ऐसा भी क्वेश्चन आपसे सीधा पूछा जा सकता है, इन सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट हाउ इंटेंसिटी वेरीज विद द रेडियस। सो यू कैन सी इट इज वेरीज इनवर्सली। और स्फीयर में कैसा करता है? I अपॉन R स्क्वायर, वहां भी इनवर्सली वेरी करता है बट स्क्वायर ऑफ द R। इज दिस ओके? राइट इट डाउन। इज दिस ओके? चलिए अब आते हैं सोर्सेस एट इंफिनिटी। सोर्सेस एट इंफिनिटी, ठीक है। अब इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए कि एक पॉइंट सोर्स है, ठीक है, मान लीजिए, और उसका बहुत दूर में बात करें, ये यहाँ पे दैट इज R, बहुत दूर है, और ठीक इसके बाद वाला जो कि बहुत करीब है, मान लीजिए कि ये डिस्टेंस है R, ठीक है, एंड दिस R इज वेरी वेरी लेस देन R, बहुत छोटा है, ठीक है। और मान लीजिए दिस पॉइंट इज 1 एंड दिस पॉइंट इज 2, ठीक है। तो I1 कितना हो जाएगा? I1 हो जाएगा अगेन P अपॉन 4 पाई R स्क्वायर, और I2 क्या हो जाएगा? दैट इज P अपॉन 4 पाई R प्लस R का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर यहाँ देखा जाए कि I2 इज इक्वल टू P अपॉन 4 पाई R स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस R अपॉन R का स्क्वायर, अगर ऐसा देखा जाए तो वहाँ देखिए R बहुत छोटा है R से, तो अगर R बहुत छोटा है R से तो ये टर्म 0, वी कैन निगेट दिस टर्म टू 0। अगर ये 0 हो गया तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, एंड इट इज सेम P अपॉन 4 पाई R स्क्वायर, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इंटेंसिटी अगर I1 है, यानी कि इसके बहुत दूर, तो यहाँ पे इंटेंसिटी अगर I1 है तो यहाँ पे अगर होगा भी तो I1 प्लस डेल्टा, मतलब बहुत छोटा उसमें बढ़ोतरी होगा या जो घटेगा, मतलब इस केस में तो घटेगा। अगर बात किया जाए तो I2 जो है इससे ज़्यादा छोटा नहीं होगा, बहुत कम, तो अप्रोक्सीमेटली वी कैन से दैट I2 इज इक्वल टू I1। तो ऐसे केसेस में जो आपका जो इंटेंसिटी आता है दैट इज इक्वल इंटेंसिटी। ऐसे केसेस में अगर इंटेंसिटी आता है तो दैट आर कॉल्ड इक्वल इंटेंसिटीज, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी आपको इन्फिनाइट सोर्स दिया जाता है, जैसे सूर्य से रोशनी आ रहा है पृथ्वी पे, तो पृथ्वी पे जो इंटेंसिटी हर जगह हम क्या समझते हैं? कांस्टेंट है, यहाँ पे भी कांस्टेंट है, यहाँ पे भी कांस्टेंट है,
ऐसा थोड़ी ना कि यहाँ जाएंगे तो ठंडा लगेगा और यहाँ जाएंगे तो गर्मी लगेगा, या इधर जाएंगे तो ज़्यादा गर्मी लगेगा, इधर जाएंगे तो कम गर्मी लगेगा। ऐसा थोड़ी ना होता है, हर जगह हम कांस्टेंट मानते हैं। क्यों? क्योंकि सूरज से अर्थ बहुत दूर है, सूर्य से अर्थ बहुत दूर है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। तो कहने का मतलब वहाँ से जब ये बहुत दूर है तो इसके पास की इंटेंसिटी लगभग बराबर ही होंगे, एंड वी कैन टेक इट इक्वल। दिस टाइप ऑफ सोर्स आर कॉल्ड कांस्टेंट इंटेंसिटी सोर्स। क्यों? क्योंकि उनकी इंटेंसिटीज कांस्टेंट है। आई बात समझ में? तो ऐसे केसेस में जो आपका ये लगभग पैरेलल होते हैं सारे रे, और इसके जो वेव फ्रंट बनते हैं, तो इसका वेव फ्रंट कैसे निकालेंगे? तो यहां पे सब पैरेलल नजर आ रहे हैं जाते हुए, तो इसके परपेंडिकुलर होता है वेव फ्रंट। इसका वेव फ्रंट कैसा बनेगा? ऐसा, इस तरह, लाइक दिस, परपेंडिकुलर। सो दीज आर कॉल्ड प्लेन वेव फ्रंट्स। इस वेव फ्रंट का नाम है प्लेन वेव फ्रंट। तो जहां कभी भी इस तरह का केस आ जाए कांस्टेंट इंटेंसिटी का, तो समझ लीजिए कि उसके वेव फ्रंट कैसे है? प्लेन है। कैसे है? प्लेन, एक प्लेन जहां से ये निकल रहा है ऐसा। इज दिस ओके? सो दिस टाइप ऑफ वेव फ्रंट, दिस वेव फ्रंट आर कॉल्ड प्लेन वेव फ्रंट्स। तो कभी भी आपको पूछा जाए कि कांस्टेंट इंटेंसिटी सोर्स का वेव फ्रंट कैसा होता है, तो यू ऑलवेज टेल कि प्लेन वेव फ्रंट होता है। अब इसका इंटेंसिटी वेरिएशन कैसा हो? कुछ नहीं, I1 = I2, कांस्टेंट इंटेंसिटी है भाई साहब ये। तो कोई भी अगर इनफाइनाइट सोर्स लिया जाए तो उसकी इंटेंसिटी हम कांस्टेंट कंसीडर करते हैं, ठीक है। लिख लीजिए। नाउ फ्रेंड्स, आई विल शो अ वीडियो जिसमें कि आपको ये सारे कुछ दिखाई देंगे अच्छे से। आपको सर्कुलर वेव फ्रंट बनता दिखाई देगा, आपको स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता दिखाई देगा, ठीक है। आपको प्लेन वेव फ्रंट्स भी दिखाई देंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस सी अ केस इन दिस वीडियो। दिस इज अ पेबल, ठीक है, और ये जो है ये वाटर बॉडी है, ये पूरा वाटर बॉडी है, ठीक है। इस पे जब ये गिरेगा तो देखिए कैसा क्या बनेगा, क्या वेव फ्रंट होगा, वो आप लोग देखिएगा। Still water creates ripples on the surface. These ripples form concentric circular rings around the source of disturbance and spread outward along the surface. When these ripples reach a point on the surface of water, the point starts oscillating up and down. Different points, which are at the same distance from the source of the disturbance, oscillate in phase. That means all these points reach the crest or trough at the same time. The locus of all such points having the same phase of oscillation is called a wave front. In case of water waves on the surface of water, we observe circular wave fronts. Each circular wave front is a locus of all points having the same phase of oscillation. Propagation of the waves can be understood by studying the propagation of wave fronts. An outward normal drawn at any point on the wave front represents the direction of the wave at that point. In terms of energy, we say that the energy of the wave propagates in a direction perpendicular to the wave front. The speed at which a wave front travels is the speed of the wave. Are two-dimensional, and hence the wave fronts are circular in shape. But the waves from a source of sound or a source of light in a homogeneous medium spread in all directions and are three-dimensional in nature. Now consider a point source of light placed in a homogeneous and isotropic medium, emitting light waves in different directions. If the medium is homogeneous,
The speed of light waves is the same throughout the medium, and if it is isotropic, it is the same in all directions. The loci of all points which have the same amplitude and vibrate in the same phase forms a sphere with its center at the source of light. Hence, a spherical wave front is generated when a point light source is placed in a homogeneous medium. At a large distance from the source, these spherical wave fronts have large radii of curvatures. A small portion of a spherical wave front at a very large distance from the source can be treated as a plane wavefront. In physical optics, we visualize light as waves and wavefronts. In ray optics, we visualize light as rays. A line drawn perpendicular to the wavefront in the direction of its propagation is treated as the ray of light in ray optics. Note that a wavefront is a surface of constant phase. If a particular wavefront is a locus of points with maximum amplitude, it continues to be like that as it propagates through the medium. Christian Huygens. सो फ्रेंड्स, यू हैड सीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट. कैसा वेव फ्रंट बना आपने देखा वहाँ पे. सर्कुलर दिखाया गया आपको, स्फेरिकल दिखाया गया और प्लेन वेव फ्रंट दिखाया गया. सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट भी वैसे ही बनता है, बट ये समझ गए तो वो भी आप विजुअलाइज कर सकते हैं. ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी बात हम भी देख ले कि इफ़ यू सी दिस इज द क्रिएशन. ठीक है, हमने क्या करा, ऐसे में एक फोटो खींच लिए. क्या कर लिए, एक फोटो खींच लिए. और एक फोटो खींच के जब पिक्चर देखे तो पिक्चर हमको ऐसा दिखाई दिया, ये जो पिक्चर अभी दिखाई दे रहा है. ठीक है, और इसमें हमने देखा कि ये सारे पार्टिकल ऊपर उठे हुए हैं, ये सारे पार्टिकल ऊपर उठे हुए हैं. इट मीन्स ये एक वेव फ्रंट है और एक ही फेज में है. यहाँ पे ये सारे पार्टिकल उठे हुए हैं, तो ये एक वेव फ्रंट है. सारे पार्टिकल एक ही फेज में है, सारे ऊपर है. ठीक है, तो वैसे डेफिनेशन इट इज वेरी क्लियर व्हाट वी हैड रिटन अर्लियर. The particles, locus of particles which are in same phase are called wave fronts. ठीक है ना, इसी चीज को यहाँ एक्सप्लेन करा गया है. ठीक है, दिस इज सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस. ओके, अब उस पार्टिकल को देखिए, वो पार्टिकल ये बार बार ये ऑसिलेट कर रहा है. देखिए, ये जैसे जैसे वेव जा रही है, ये पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है. ठीक है, तो यहां पे जितने भी पार्टिकल होंगे इस लाइन पे, सभी के सभी वैसे ही बिहेव करेंगे जैसा कि ये पार्टिकल बिहेव कर रहा है. तो वो सारे पार्टिकल के लोकस को हम क्या बोलेंगे, वेव फ्रंट. ये देखिए, एक बार क्रस्ट बन रहा है, एक बार ट्रफ बन रहा है. ये देखिए, दिस इज कॉल्ड वेव फ्रंट. अब ये सर्कुलर बन रहा है तो सर्कुलर वेव फ्रंट. ये इज दिस ओके. This is called circular wave front. You can see how it is moving. You can see how it is moving. It is moving in this direction. Means perpendicular to it. Means perpendicular to it. इसका मोशन कैसा है, इसके परपेंडिकुलर. और वही मोशन किसका मोशन है, वेव का मोशन है. ठीक है, तो वेव का मोशन अगर ऐसा है तो वेव का वेलोसिटी हमको इसके परपेंडिकुलर दिखाना चाहिए, जो कि आपको वहां दिखाया जाएगा. देखिए, देख रहे हैं. सो यू कैन सी दीज आर द वेलोसिटी वेक्टर्स. किसका वेलोसिटी वेक्टर, वेव का. किसी भी पॉइंट पे, सपोज कर लीजिए किसी पॉइंट पे, अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे वेलोसिटी कैसा है इसका, इसके परपेंडिकुलर. किसी भी पॉइंट पे अगर हमको वेव का वेलोसिटी निकालना हो, वेव फ्रंट दिया हो, तो उसके परपेंडिकुलर आप डाल दीजिए. ठीक है, ओके. सो दीज आर द वेलोसिटी वेक्टर्स यू कैन सी perpendicular to the wave front like this. सो ये तो हो गया आपको एक पॉइंट सोर्स का. जब सर्कुलर वेव फ्रंट बनता है, ये 2D वेव बन रहा है. कैसा, एक प्लेन में है, 2D वेव. ठीक है ना, यहां देखिए 3D वेव. जब आपका सोर्स लाइट हो या फिर साउंड हो
तो आपका ऐसा वेव फ्रंट स्फेरिकल बनता चला जा रहा है। देखिए ये स्फेरिकल वेव फ्रंट, ये सब कैसा है, स्फीयर है। तो काट के दिखा रहा है आपको, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है, बट वो स्फेरिकल बनता जा रहा है चारों तरफ। जैसे ये सूर्य है, ये सूर्य है, सन इज द सोर्स ऑफ लाइट, वी कैन कंसिडर इट एज अ पॉइंट सोर्स। तो ये देखिए कैसा वेव गुजर रहा है ये, ठीक है, यू कैन सी अ वेव, ये ट्रेवल कर रहा है चारों डायरेक्शन में, पूरा चारों तरफ। तो इससे रिलेटेड जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा बनेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। कैसा वेव फ्रंट बनेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। ये देख लीजिए, ये एक वेव फ्रंट, ठीक है, ये दूसरा वेव फ्रंट, ये तीसरा वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट, यू कैन सी, ये चौथा वेव फ्रंट। इसी तरीके से खूब सारे वेव फ्रंट बनेंगे, ठीक है। और जब यही सन बहुत दूर हो गया, बहुत दूर हम आ गए, तो बेसिकली बेटा कि ये जो है ये आपका प्लेन लाइट हो गया। देखिए प्लेन हो गया, ये प्लेन हो रहा है, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि धरती गोल है, बट ज़्यादा रेडियस होने की वजह से हमको फ्लैट नज़र आता है। बस वही कंडीशन यहाँ है कि अगर वो सूर्य, वैसे तो है ही सूर्य बहुत दूर, तो उसका जो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा तो बहुत दूर उसका रेडियस है, तो हमको क्या नज़र आएगा, उसका वो सरफेस फ्लैट है, मतलब उसका जो वेव फ्रंट जो हमारे तक आ रहा है हमको फ्लैट ही नज़र आएगा बस, क्योंकि रेडियस उसका बहुत बड़ा है। और वही केस यहाँ हो रहा है, वो पास में नज़र नहीं आने वाला, वो दूर पे नज़र आएगा। इसलिए इसको इनफाइनाइट सोर्स बोलते हैं, सोर्सेज एट इन्फिनिटी। तो सोर्सेज एट इन्फिनिटी का वेव फ्रंट कैसा होता है, प्लेन वेव फ्रंट। ये देखिए ये लाइट ऐसे मूव कर रहा है, ये देखिए लाइट ऐसे मूव कर रहा है। पहले स्फेरिकल था, अब हम ये आ गए, क्यों, क्योंकि सोर्स मेरा बहुत दूर चला गया। यू कैन सी हियर, यही है, ओके। सो इन दिस वे वी कैन विजुअलाइज आवर वेव पोर्शन, वेव फ्रंट बेसिकली। इज दिस ओके। सो लाइट जो भी पैरेलल रेज आते हैं, उसका जो सोर्स होता है वो इन्फिनिटी होता है, और उसका वेव फ्रंट जो होता है इस सारे रेज के परपेंडिकुलर होता है, जो कि एक प्लेन ही बनता है, शीट बनता है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड प्लेन वेव फ्रंट। तो आई थिंक हम आपको समझा पाएंगे, और इस बात को आप याद भी रखेंगे आने वाले समय में। अब दोस्तों एक बात देखते हैं, जैसे समझिए ऐसा कि मान लीजिए कि एक स्ट्रिंग है, ठीक, एक क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। इस पे एक वेव आया ऐसा, ठीक है, जिसका ये ए है, ध्यान से समझिएगा। ये एक वेव है, ठीक है, और हमने ये एक वेव है, सपोज दिस y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ऐसा वेव हमने दिया। तो यहाँ का पार्टिकल कितना उठा, ए तक, कितना उठा, ए तक। हमने इसी स्ट्रिंग को दूसरा दे दिया, देखो मुझे दूसरा दिखाना पड़ रहा है, बट हम यहाँ पे दूसरा दे रहे हैं, ठीक है, ऐसा। ये भी वेव अगर उसको मिला, मान लीजिए कि ये A1 है और ये मान लीजिए A2 है, इसका इक्वेशन है, ये y1 कर लो, ये y2 कर लो, a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ऐसा, ठीक। कहने का मतलब सुनो, ये एक वेव है, ये दूसरा वेव, ये दोनों वेव एक ही स्ट्रिंग को मिला है। मतलब अगर हम ये पॉइंट, ये दोनों सेम पॉइंट है, इस पॉइंट को ये वाला वेव कितना उठाया, A1, और ये वाला कितना उठाया, A2, तो इस स्ट्रिंग का नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, इसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ऐसा। दिस इज, ये कितना हो गया, A1 प्लस A2, A1 प्लस A2, ठीक है। कंसीडर अगर ये इक्वल है, मान लीजिए कि ये इक्वल है, संयोग बस क्या हो गया, ये इक्वल हो गया। अगर ये इक्वल हो गया तो कितना हो गया, A प्लस A दैट इज 2A, क्या हुआ ये, 2A। बात है समझ में, ये ऐसा ही वेव है, दोनों का वेव नंबर सेम है, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, ये K और ओमेगा दोनों का सेम है, ऐसा वेव मैंने दिया, समझिए बात को। अच्छा, ठीक उसी स्ट्रिंग को एक बार वो ऐसे चल रहा था, तो इसको एक वो वाला जो वेव है वो ऐसा उठाया, ठीक, दैट इज y इज इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। और मान लीजिए कि हमने एक और वेव दिया जो ऐसे था, ऐसा, ठीक है।
और ये इसको ये दिस इज y2 इज इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5। कुछ फेज डिफरेंस पे है इसलिए अलग अलग हो गया। अब मेरा कहने का मतलब है कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो ये वेव इस पार्टिकल को कितना उठा रहा है a, और ये वेव इस पार्टिकल को कितना नीचे लेके जा रहा है a। तो अगर हम इसका इक्वेट करें और हम देखें कि हमको क्या मिला, तो ये हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, मतलब कि जितना उठा है दूसरा वेव उसको उतना गिरा देगा नीचे। मतलब ये ऊपर उठाना चाह रहा है ए और ये नीचे करना चाह रहा है, रिजल्टेंट मिलके क्या हुआ इस पॉइंट का 0। क्या मिला 0। उसी तरह ये पार्टिकल ये नीचे जाना चाह रहा है, ये इसको ऊपर उठाना चाह रहा है उतना ही वैल्यू से, नेट डिस्प्लेसमेंट इज अगेन 0। आई बात समझ में? सो यहां पे इसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0, यहां पे क्या हो गया 2a, वहां क्या हो गया 0। यानी कि इस केस को क्या बोलेंगे, इस केस को बोलेंगे मैक्सिमम। यहां क्या बनता है मैक्सिमम, इस टर्म का नाम ही है मैक्सिमम, और इस टर्म का नाम क्या है मिनिमम। मान लो अगर हम लाइट की बात करें, दो लाइट की बात करें जो जला, तो जल के हमको ज्यादा लाइट मिला तो उसको क्या बोलेंगे मैक्सिमम। जैसे इस केस की बात करें तो आपको बहुत ज्यादा ब्राइटर लाइट मिला तो वो हुआ मैक्सिमम, और यहां पे क्या लाइट मिलेगा कुछ नहीं डार्क। अगर हम लाइट के रेफरेंस में बात करें तो यहां आपको दिखेगा डार्क और यहां आपको दिखेगा ब्राइट। ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ब्राइट और डार्क। तो एक वेव में आपको जब दो वेव मिल रहे हैं तो कहीं कहीं पे ब्राइट मिल रहा है और कहीं कहीं पे डार्क मिल रहा है, यू कैन सी इट। हाँ, अगर मान लो अलग अलग भी होता तो यहाँ a1 प्लस a2 होता और यहाँ a1 माइनस a2 होता, a1 माइनस a2 होता तो यहाँ बनता मैक्सिमम, वहां बनता मिनिमम। तब भी इसको क्या बोलेंगे ब्राइट और उसको क्या बोलेंगे डार्क। डार्क इसके रेफरेंस में कि ये ब्राइट है तो इसके कंपेरिजन में वो बहुत डार्क होगा। आपने देखा था ना, आपने इंटेंसिटी पढ़ा था 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर और रो और वी, ये पढ़ा था आपने। तो यहां पे देखिए ये सब कांस्टेंट है, मटेरियल भी वही है, स्ट्रिंग भी वही है और फ्रीक्वेंसी भी मैंने जो वेव का दिया है वो सेम है। तो ऐसे कंडीशन में आई किस पे डिपेंड कर रहा है ए स्क्वायर पे। इंटेंसिटी मतलब क्या, जो हमारा आंख ऑब्जर्व करता है। अगर आपको कोई लाइट ज्यादा दिख रहा है मतलब उसका इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है जो आपको दिख रहा है। अगर कोई साउंड ज्यादा सुनाई दे रहा है इसका मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ा दिया, इसका मतलब इंटेंसिटी बढ़ा दिया आपने उसका, जो आपका कान महसूस कर रहा है ज्यादा पावर के साथ। ठीक है, तो उसी तरह बेटा अगर यहां देखो, यहां पे अगर a1 प्लस a2 अगर इंटेंसिटी, यहां देखो a1 प्लस a2 हो गया। अगर आप ध्यान से देखो तो इस सारे टर्म को अगर कांस्टेंट है जिसको हम ka स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर यहां पे देखा जाए इस केस में आपको कितना मिला, तो a1 प्लस a2 का स्क्वायर, ये आपका नेट इंटेंसिटी मिला यहां पे। अगर यहां पे दोनों बराबर है तो 2a का स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर इस केस के लिए। ठीक है, इस केस के लिए आपको क्या मिला आई नेट, तो इस केस के लिए 0 हुआ, और जनरल केस अगर a1 a2 अलग होता तो वो होता a1 a2 का होल स्क्वायर टाइम्स के। आई बात समझ में? तो एक बार ब्राइट मिलेगा और एक बार डार्क मिलेगा, यानी कि दो वेव जब भी मिलते हैं तो आपको फ्रिंजेस मिलते हैं, उसको फ्रिंज का नाम देते हैं। कंफ्यूज मत हो, नोमेनक्लेचर है, कोई खास बात नहीं है। अगर दो वेव मिले हैं तो आपको ब्राइट वेव, ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज, यानी कि ब्राइट पॉइंट दिखेगा और डार्क पॉइंट भी दिखेगा साथ साथ, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ऐसे दिखेंगे। अब ये पढ़ें क्यों? तो पढ़ना इसलिए जरूरी है बेटा कि अगर दो, मान लीजिए कि एनर्जी सोर्स आ रहा है, अगर दो एनर्जी आके मिल रहे हैं तो हम ये कैसे पता करेंगे कि वो वेव है या नहीं? समझिएगा, अगर दो एनर्जी सोर्स मिलके, वो एनर्जी सोर्स वेव है कि नहीं है वो कैसे पता करेंगे? तो ऐसे पता करेंगे बेटा कि अगर दो वेव मिला के अगर ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क बना रहा है तो हम समझेंगे कि वो वेव है, क्योंकि ये वेव का ही प्रॉपर्टी है। अगर ऐसा नहीं कर रहा है इसका मतलब वो वेव नहीं है। पहली बात।
जैसे ये ऐसा साउंड में भी होता है, लाइट में भी होता है और साउंड में भी होता है, ये दोनों चीज़ होता है। और मैं आपको बताऊं, लाइट में हाइजन जो थे, जिनका लाइट में बहुत बड़ा योगदान है, उन्होंने, क्योंकि लाइट पहले पार्टिकल हुआ करता था, न्यूटन साहब ने इसे पार्टिकल के रूप में एक्सप्लेन करा था, क्योंकि न्यूटन पार्टिकल मैकेनिक्स के बहुत बड़े देवता थे। बट हाइजन ने उनको गलत साबित कर दिया। क्या दिखा के गलत साबित कर दिया दोनों को? वो दिखाना चाहते थे कि लाइट को मिलाने पे ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क बनता है, बट ये बात किसी ने माना नहीं। तो ये बात प्रूव करके बताया उनको उनके स्टूडेंट थॉमस यंग जो थे, उन्होंने ऐसा एपरेटस बनाया जो अपने गुरु के कहे हुए बात को उन्होंने प्रूव कर दिया, और उन्होंने ऐसा पट्टी दिखा दिया जिसमें ब्राइट और डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क बन रहा था। तब जाके लोग माना कि हाँ लाइट वेव है। क्यों? क्योंकि लाइट डार्क बनाना, ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज बनाना एक वेव का ही क्राइटेरिया है, एक वेव का ही कैरेक्टरिस्टिक है, वो पार्टिकल नहीं कर सकता। तब जाके समझ में आया लोगों को कि वेव जो है वो लाइट जो है उसके पास कैसा नेचर है? वेव नेचर है। आई बात समझ में? तो आज के बाद से ये बात आप समझ लें कि कोई भी एनर्जी आ रहा है, अगर वो ब्राइट डार्क बना रहा है, इसका मतलब वो वेव है। साउंड में कैसा पता करेंगे कि दो साउंड वेव मिल रहे हैं, कहीं पे ज्यादा आवाज आ रहा है, कहीं पे कम आवाज आ रहा है, कहीं पे ज्यादा आवाज आ रहा है, कहीं पे कम आवाज आ रहा है, हाँ वो वेव है। इज दिस ओके? लिखना हो लिख ले। तो इसीलिए बेटा अब ये देखो, ये दोनों कितना खास बात है, दो वेव को मिलाना कितना खास बात है। हमको ये पता चल रहा है कि जो एनर्जी आ रहा है वो वेव के थ्रू आ रहा है कि पार्टिकल के थ्रू आ रहा है। यानी कि एनर्जी पासिंग का दो नेचर, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, ये ऐसा चीज है जो दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, अलग अलग कर सकता है, बता सकता है कि ये वेव है कि पार्टिकल है। तो कितना खास बात है। तो दो वेवों का मिलना बहुत खास बात है, इसलिए हम इसको अलग टॉपिक में पढ़ते हैं जिसका नाम होता है सुपरपोजिशन ऑफ वेव। तो अब जो हम पढ़ेंगे वो सुपरपोजिशन ऑफ वेव पढ़ेंगे। इसको पहले लिख लीजिए। तो अब हम लोग इस टर्म का यूज करेंगे, जहां पे मैक्सिमा बनेगा उसको हम लोग मैक्सिमम बोलेंगे या मैक्सिमा बोलेंगे, बात एक ही है, अलग अलग मत समझिएगा। मिनिमम बोले या मिनिमा बोले बात एक ही है। तो ऐसा समझ ले कि ब्राइट फ्रिंज की बात करें तो मैक्सिमा की बात करेंगे, और डार्क फ्रिंज की बात करेंगे तो मिनिमा की बात करेंगे। ठीक है? चलिए, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपने सुना होगा, उसमें इसका बहुत यूज है। चलिए, अच्छा बेटा एक बात और बताएं, मान लीजिए कि हम अगर एक साइन वेव क्रिएट कर रहे हैं, समझिएगा कि अगर ये साइन वेव क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम एक पार्टिकल की बात करें तो ये क्या कर रहा है? अगर हम एक वेव ट्रेवल करवा रहे हैं, ठीक है, साइन वेव, तो ऐसा समझिए कि हम आपसे पूछे कि ये पार्टिकल क्या कर रहा है, तो ये पार्टिकल एसएचएम कर रहा है। याद है ना, एसएचएम इक्वेशन से ही वेव इक्वेशन लेके आए थे। हर एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, कोई भी पार्टिकल ले लो, सब एसएचएम कर रहा है, सब एसएचएम कर रहा है। समझ में आया? सबका सब क्या कर रहा है? एसएचएम कर रहा है, सभी के सभी एसएचएम कर रहे हैं। तो अगर कोई दो वेव एक पार्टिकल पे मिल रहा है, मेरी बात ध्यान से सुने, अगर कोई दो वेव, मान लो एक सोर्स 1 है, एक सोर्स 2 है, अगर ये दो वेव यहां पे मिल रहे हैं, तो यहां पे क्या हो रहा था पहले से? एसएचएम। तो पहला वेव क्या दिया? एसएचएम। आपने देखा भी फिगर में, वो लाल बॉल ऊपर नीचे कर रहा है, इट मींस दैट इज डूइंग एसएचएम। तो इस बॉल को ये वाला वेव क्या दिया? एसएचएम। और ये वाला क्या दिया? ये भी तो एसएचएम दिया। तो दो एसएचएम वहां पे मिले उसको, तो दो एसएचएम को जोड़ना होगा। तो दो एसएचएम का जोड़ना कौन सा बड़ी बात है, हम तो सीख चुके हैं ये बात, मैंने आपको एसएचएम में सिखाया है और बोला भी था कि वो वहां बहुत जरूरत पड़ेगा, इसी के लिए जरूरत पड़ेगा कि दो एसएचएम को कैसे जोड़ा जाए। आई बात समझ में? चलिए,
अच्छा, एक चीज और भी दिखा दे आपको, विजुलाइज कर दे, फिर उसके बाद टॉपिक पे चलते हैं। जैसे अभी आपने देखा कुछ देर पहले कि दो क्रस्ट मिल रहे थे तो उनका एम्पलीट्यूड जुड़ रहा था, ये भी क्रस्ट था और ये भी क्रस्ट था, लेकिन यहाँ पे एक क्रस्ट और एक तरफ मिलके क्या हो जा रहा था, जीरो हो जा रहा था, या उसका एम्पलीट्यूड घट जा रहा था, A1 माइनस A2 हो जा रहा था। तो क्रस्ट क्रस्ट मिलके क्या मिलेंगे, मैक्सिमा, और क्रस्ट ट्रफ मिलके क्या मिलेगा, मिनिमा। उसी तरीके से याद करिए, ये सेम फेज में ये दोनों मिलके मैक्सिमा दिया, ये दोनों मिलके भी तो मैक्सिमा दिया। तो क्रस्ट क्रस्ट मिला तो क्या मिला, मैक्सिमा, ट्रफ ट्रफ मिला तो क्या मिला, मैक्सिमा, फिर क्रस्ट ट्रस्ट मिला तो क्या मिला, मैक्सिमा, क्रस्ट ट्रफ मिला तो क्या मिला। अगर ऐसा रहता, ये देखिए, क्रस्ट ट्रफ मिला तो क्या मिला, मिनिमा, ट्रफ क्रस्ट मिला तो क्या मिला, मिनिमा। इस बात को ध्यान रखिए और हम एक फिगर बनाते हैं, उसको समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए कि ये दो सोर्स है, मान लीजिए कि दो सोर्स है, ठीक है, यहां निकला, ये हम क्या शो कर रहे हैं, वेव फ्रंट। ये सब क्या है, वेव फ्रंट। सॉलिड लाइन से क्या मैंने दिखाया, क्रस्ट का वेव फ्रंट, और डॉटेड लाइन से मैंने क्या दिखाया, इसका, ये सोर्स 1 से निकला और फिर सोर्स 2 से भी निकलेगा, ये सोर्स 2। सॉलिड लाइन से क्या है, क्रस्ट का वेव फ्रंट, और डॉटेड लाइन से क्या है, ट्रफ का वेव फ्रंट। ध्यान रखिएगा, आई थिंक आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। यस, ठीक है। अच्छा, अब इसका वेव कैसा निकलेगा, वो भी ऐसा ही निकलेगा। अगर फ्रीक्वेंसी सेम है, मीडियम भी सेम है, देखो लेमडा इज इक्वल टू, सॉरी, के इज इक्वल टू, सॉरी, के वी टाइम्स इज इक्वल टू ओमेगा बोलते हैं ना, याद है ना ये। तो देखिए, के रिप्रेजेंट करता है वेवलेंथ को, मतलब 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू न्यू इज इक्वल टू 2 पाई इंटू न्यू। 2 पाई से 2 पाई खत्म करो तो ये v बराबर जो होता है वो होता है लेमडा इंटू न्यू, ठीक है। तो v डिपेंड करता है मीडियम पे और फ्रीक्वेंसी तो किसी मीडियम में सेम रहता है, मैंने आपको बताया फ्रीक्वेंसी किसी भी मीडियम में सेम रहता है। तो ये तो सेम है, और अगर मीडियम सेम है तो ये भी सेम है, और ये अगर सेम है तो इसको भी सेम होना पड़ेगा, है ना। ये बदलता है तो ये लेमडा बदलता है, फ्रीक्वेंसी में कोई अंतर नहीं आता है। और ये कब बदलता है, जब दूसरे मीडियम में जाता है। अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड होता है किसी वेव का, ठीक है, ओके। बट ये तो मीडियम सेम ही है, तो इसका लेमडा सेम होगा। लेमडा सेम मतलब ये दूरी सेम होगी। मैं कोशिश करूंगा कि इक्वल दूरी का बनाऊं। अरे यार, ये देखिए, ठीक है। नाउ यू कैन सी, आप जरा ध्यान से देखिए, कुछ पॉइंट्स को ऑब्जर्व करिए, कुछ पॉइंट्स को ऑब्जर्व करिए। किस किस पॉइंट को ऑब्जर्व करना है भाई, देखिए आप इस पॉइंट को ऑब्जर्व करिए, इस पॉइंट को ऑब्जर्व करिए, ठीक है। फिर इस पॉइंट को ऑब्जर्व करिए, वेयर इट इज, हाँ, इस पॉइंट को ऑब्जर्व करिए। फिर हो गया, फिर आप करिए इस पॉइंट को ऑब्जर्व करिए, ठीक है। फिर आप देखिए, ये हो गया, फिर इस पॉइंट को ऑब्जर्व करिए, ठीक है। ये देखिए,
यहां पे आपको क्या मिल रहा है? लेट मी चेक कि आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। यस, यू कैन सी। देखिए ध्यान से, आप इस पॉइंट को ध्यान दीजिए, इस पॉइंट को। ये पॉइंट पे क्या हो रहा है? सॉलिड लाइन और ये सॉलिड लाइन क्या में बना, मतलब क्रस्ट क्रस्ट मिलके क्या बना? मैक्सिमा। तो ये तो मैक्सिमा है। अच्छा, फिर यहां देखें, यहां क्या मिल रहा है? सॉलिड लाइन और डॉटेड लाइन। ये पॉइंट क्या है? मिनिमा। अच्छा, ये क्या मिल रहा है? ट्रफ और ट्रफ मिल रहा है, ये डॉटेड लाइन और ये डॉटेड लाइन। तो ये क्या है? ये है मैक्सिमा। ट्रफ ट्रफ मिलकर मैक्सिमा बनाता है, ठीक है। अच्छा, फिर ये लाइन क्या बन रहा है? सॉलिड लाइन और डॉटेड लाइन क्या बना? मिनिमा। फिर ये लाइन क्या बनाया? डॉटेड लाइन और डॉटेड लाइन मैक्सिमा। देख लीजिए आपको क्या मिल रहा है? मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा। मतलब अल्टरनेट ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज। अगर साउंड की बात करें तो मैक्सिमम साउंड, मिनिमम साउंड, मैक्सिमम साउंड, मिनिमम साउंड, मैक्सिमम साउंड, है ना। तो ऐसे चीज अगर आपको मिल रहा है तो ऐसा घटना सिर्फ वेव के साथ ही हो सकता है, पार्टिकल नेचर के साथ में नहीं हो सकता है। तो कोई भी अगर दो सोर्स से एनर्जी मिल रहा है और अगर ऐसा सीन क्रिएट हो रहा है, इसका मतलब वो एनर्जी सोर्स वेव ही हो सकता है, पार्टिकल नेचर नहीं हो सकता। आई बात समझ में? इसी के वजह से हम लोगों का ये सुपरपोजिशन पढ़ना बहुत ही आवश्यक होता है। आप नोट कर सकते हैं। ओके, सो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सुपरपोजिशन क्यों आवश्यक है। काफी सारी बातें हो गई। अच्छा दोस्तों, अगर आपको नहीं पता हो तो शायद लिख भी लीजिए, आप कहीं ना कहीं नोट में लिख लीजिए नीचे में, उसके बाद ही हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सारी नॉलेज यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। आपको पता है कि K इंटू वी बराबर ओमेगा होता है, ठीक है। अच्छा, V बराबर आपने क्या पढ़ा है इस केस में? रूट अंडर T अपॉन म्यू। म्यू मतलब क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। तो ये तो हर धागे का अलग अलग होगा। तो कहने का मतलब है कि V जो है ऐसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब V मटेरियल पे भी डिपेंड कर रहा है, म्यू किसी अलग अलग, मतलब मास अलग है, अलग अलग धागे के लिए अलग अलग होगा। मतलब मटेरियल डिपेंडेंट है, मतलब धागे पे डिपेंडेंट है, कितना भारी है कितना हल्का है। कहने का मतलब है वो मीडियम पे डिपेंड कर, मैं ये कहना चाहता हूं कि वो मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। जब स्ट्रिंग में वेव चल रहा है तो वेव का ट्रेवलिंग का मोड क्या है? मीडियम क्या है उसका मीडियम रस्सी है। तो रस्सी से हमको लेना देना है, रस्सी के मास से हमको लेना देना है, वो उस पर डिपेंड करता है। यू कैन सी हियर, ठीक है ना। तो यानी कि अगर ये वेलोसिटी की बात करें तो वो हमेशा मीडियम पे डिपेंड करता है। यू कैन सी हियर, साउंड में ही पढ़ाएंगे तो उसमें मीडियम पे डिपेंड करता है, मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। और लाइट में भी, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखिए, अगर ये 2 पाई अपॉन लेमडा है और ये न्यू है, सॉरी ये v है और ये हो गया 2 पाई न्यू, तो 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो आपको समझ में आएगा कि दिस v बराबर लेमडा इंटू न्यू, ठीक है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी किसी भी मीडियम में कांस्टेंट होता है, फ्रीक्वेंसी किसी भी मीडियम में कांस्टेंट होता है। जो नंबर ऑफ वेव बनेंगे वो कांस्टेंट ही बनेंगे, ठीक है। वो वेव का क्राइटेरिया है कि जो सोर्स का फ्रीक्वेंसी होगा वही उसी रफ्तार से ना भागेगा। ऐसे तो नहीं कि यहाँ 4 वेव बनाया, 2 वेव गया, 2 वेव बोला बाद में आएंगे, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। दोनों वेव आपके, मतलब अगर 4 वेव बनाया तो चारों वेव पहुंचेगा सेम समय पे, ठीक है। तो v इज इक्वल टू लेमडा इंटू न्यू, ठीक है। तो अच्छा, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिख लीजिएगा कि फ्रीक्वेंसी इन एनी मीडियम remains constant, ठीक है। और ये भी कई सारे प्रैक्टिकल से देखा जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट हो गया। अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो गया तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, ठीक है। अच्छा, देन v डिपेंड्स ऑन मीडियम ऑफ वेव, जिस मीडियम में वो ट्रेवल कर रहा है, मीडियम ऑफ वेव,
एंड लेमडा ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मीडियम ऑफ वेव, वो भी मीडियम ऑफ वेव पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर v चेंज कर रहा है तो क्या चेंज करेगा, v बराबर लेमडा इंटू न्यू होता है, तो ये चेंज होगा तो क्या चेंज होगा, ये तो चेंज हो नहीं सकता है, तो चेंज इसी को होना पड़ेगा। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, जैसे मान लो कि एक बात करें जैसे लाइट अगर इस मीडियम में आया तो इसका कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी है v1, मान लो ये मीडियम 1 है, न्यू 1, v1 वेलोसिटी और लेमडा 1, तो अगर वो रिफ्रैक्ट होकर निकलेगा, ठीक है, तो इसमें क्या बराबर होगा, तो आंसर है न्यू। ये फ्रीक्वेंसी न्यू 1 है तो यहाँ भी न्यू 1 ही होगा। हाँ, वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, दूसरा मीडियम है, और लेमडा भी चेंज हो जाएगा। ये याद रखने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये सारी बात ध्यान में रखें तो कोई बड़ी बात नहीं, इसको लिख लीजिए, सब बेसिक बातें हैं। Okay, I'm rubbing it. चलिए अब आते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव। ऐसा समझिए कि मान लीजिए कि ये S1 है और ये S2 है, सोर्स 1 और सोर्स 2। यहां से एक वेव निकला और यहाँ गया, और यहाँ से एक वेव निकला, वो इस पॉइंट को मिला। तो इस पॉइंट को कितने वेव मिले, 2। मेरी बात अब ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि ये चला x और ये भी चला x, ठीक है, तो इसका जो वेव इक्वेशन है वो है y1 इज इक्वल टू a1 साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5। ठीक, 5 1 कर लीजिए। हाँ, और इसका जो वेव इक्वेशन है दैट इज y2 इज इक्वल टू a2 साइन kx, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5 2। ठीक है, अब जो बात बताएं वो एकदम ध्यान से सुनिएगा। आपको याद है ये जोड़ना, आई थिंक आपको आता है जोड़ना। ये यहाँ पे क्या मिलेगा, इसको यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ 2 SHM है, दो, ये भी SHM दे रहा है, ये भी SHM दे रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 SHM, मतलब कि y नेट जो है वो कुछ नहीं है, वो y1 प्लस y2 है वहां पे। ठीक है, मतलब कि y नेट इज इक्वल टू a1 साइन के x माइनस ओमेगा टी प्लस 5 और प्लस a2 साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5 2। ठीक है, तो आपको पता है कैसे जोड़ते हैं 2 SHM को। a1 इधर लगाते हैं, a2 लगाते हैं, और इसमें जो डिफरेंस है जिसको फेज डिफरेंस बोलते हैं दैट इज कॉल्ड डेल्टा, एंड दिस वन इज कॉल्ड a नेट। आपको याद है, मैंने पढ़ा है, ये नहीं हो तो आप SHM का वीडियो खोल लीजिए, उसमें आई थिंक सेकंड या थर्ड लास्ट वीडियो में ये एक्सप्लेन्ड है, आप फिर से देख सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे a नेट जो होता था वो होता था रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस डेल्टा। आई थिंक आपको ये याद होगा, ये वाला। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये डेल्टा क्या है, तो डेल्टा है फेज चेंज, मतलब ये एक फेज है और ये दूसरा फेज है, तो डेल्टा क्या हो जाएगा, kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5 2 माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5 1, ये। ठीक है, तो इसमें डेल्टा क्या हो गया, के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5 2 माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी माइनस 5 1, ये से ये चला गया और ये से ये चला गया। ठीक है, तो डेल्टा क्या हो गया, 5 2 माइनस 5 1। अब पहले इसको लिख लीजिए, फिर इसके बारे में बातें करते हैं।
ओके, अच्छा अब जो बातें करने वाले हैं वो थोड़ा समझ के थोड़ा सा उसको समझिएगा, थोड़ा ध्यान देके समझिएगा कि एक टर्म आता है कोहेरेंट सोर्सेस, एक टर्म आता है कोहेरेंट सोर्सेस। व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेस? कोहेरेंट सोर्सेस क्या है? कोहेरेंट सोर्सेस क्या है? कहने का मतलब यह है कोहेरेंट सोर्स वो सोर्स है, देखिए मैं इसी में लिखता हूं, आगे लिख लीजिए, कोहेरेंट सोर्सेस, कोहेरेंट सोर्सेस। और थोड़ा समझिएगा बात को, कोहेरेंट सोर्सेस क्या होता है? तो जब फेज डिफरेंस एक ही पॉइंट पे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट हो, ऐसे सोर्सेस को हम कोहेरेंट सोर्सेस बोलते हैं। फिर से सुनिए, दो वेव जब मिले तो एक पॉइंट पे जिस पे वो मिल रहे हैं, उस पॉइंट पे जो फेज डिफरेंस हो वो समय के साथ कांस्टेंट हो, दैट इज कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेस। आई बात समझ में? तो लिखेंगे when wave from two point, wave from two sources combine at a point और interfere at a point, या जुड़ जाए वहां पे, combine at a point, then combine at a point, and if at that point phase difference delta remains constant with respect to time, that type of sources are called coherent sources. Coherent sources. टाइम की, मेरी बात फिर से ध्यान सुने, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर वो कांस्टेंट है, देन दैट सोर्स इज कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेस। लिख लीजिए इसको, यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन। ठीक है, ऐसा कब पॉसिबल है कि डेल्टा विल बी कांस्टेंट, किसके रिस्पेक्ट में? कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डेल्टा विल बी कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ओनली when omega 1 is, पहले तो ये omega 1 is equal to omega 2 and phi 1 and phi 2 are constant। देखिए, अगर ये कांस्टेंट है तभी ना इसका डिफरेंस कांस्टेंट आएगा, अगर ये वैरी करेगा समय के साथ तो ये कांस्टेंट कैसे आएगा? तो सबसे पहला जरूरत का विषय ये है कि ये जो है ये कांस्टेंट होना चाहिए, दोनों कांस्टेंट होना चाहिए, जाकि इसका डिफरेंस भी कांस्टेंट आए। पहली बात तो ये। दूसरा, अगर ओमेगा बराबर नहीं रहेगा तो ऐसा सोचो, मान लीजिए कि ये एक पार्टिकल है 1 और ये पार्टिकल है 2, ठीक है, दोनों का सेम रेडियस है, मान लीजिए, मान के चलते हैं, और इसका भी रेडियस r, ठीक है। इसमें और इसमें जो फेज डिफरेंस है वो है फाई का, ठीक है, और दोनों का ओमेगा सेम है, दोनों ऐसे रोटेट कर रहा है, ये दोनों का ओमेगा 1 बराबर ओमेगा 2 सेम है। तब ना थोड़ी देर के बाद मान लो कि 2 यहाँ पे आ गया
तो 1 यहाँ पे आ गया, दोनों का फाई अभी भी तो सेम रहेगा। ये तभी हो सकता है जब दोनों एक ही रफ्तार से दौड़े, है ना। अब ऐसा समझ लीजिए कि आप हैं और आपका दोस्त है, दोनों एक ही रफ्तार से दौड़ोगे तब ना दोनों के बीच का दूरी सेम रहेगा। उसी तरह ये सर्कुलर मोशन में अगर ये रोटेट कर रहा है एक एंगुलर वेलोसिटी से, तो दोनों का एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा, तभी इन दोनों के बीच में फाई कांस्टेंट होगा। फाई, चलो यहाँ पे डेल्टा नहीं है तो आप डेल्टा ले लो, कोई दिक्कत हमको कोई दिक्कत नहीं, डेल्टा ले लो, तभी तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस जो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि ये तभी हो सकता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, आई एम सेइंग, जब ये बराबर हो और ये दोनों इंडिविजुअली कांस्टेंट हो, देन द सोर्सेज आर कोहेरेंट सोर्सेज। ठीक है, 95% केस में आपको ये जीरो मिलेगा, बट ये जरूरी नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुने। ज्यादातर केस में ये जीरो आएगा आपको आने वाले समय में, बट हर समय ये जीरो हो ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है, जो करेक्ट, तो बच्चे समझ लेते हैं कि हमेशा जीरो होगा, जीरो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट 95% केस में आपको जीरो मिलने वाला है। ठीक है, तो ये तो आपको 95% केस में जीरो मिलेगा, बट जरूरी ये नहीं है, मैंने आपको बता दिया। ये आपको हर केस में मिलेगा, क्योंकि आपको स्टडी ही कोहेरेंट सोर्सेज का करना है, आपको इनकोहेरेंट सोर्सेज का काम करना ही नहीं है, इसलिए आप उसके लिए बेफिक्र रहें। ठीक है, तो आपको अगर बोला गया कि कोहेरेंट सोर्सेज की बात हो रही, दो जो सोर्सेज मिल रहे हैं वो कोहेरेंट सोर्सेज है, वो कोहेरेंट सोर्सेज है, तो आप क्या समझोगे कि दोनों का ओमेगा बराबर है, और फेज डिफरेंस अगर जीरो है तो उसका डिफरेंस भी जीरो ही आएगा। हालांकि बहुत सारे केस में ऐसा मिलेगा आपको, और नहीं भी मिल रहा है तो उसका डिफरेंस कांस्टेंट आएगा, देन दैट इज कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेज। तो माय फ्रेंड्स, कोहेरेंट सोर्सेज व्हाट डज इट मीन कि phi 1 and phi 2 remains to be constant, so that its difference will be constant and its angular velocity, angular frequency of both the wave must be constant, then the sources is coherent sources। ठीक है, लिख लीजिए इसको। डेल्टा विल बी कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम, ध्यान से, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। याद रखें, यहाँ दो पैरामीटर है, एक है एक्स, एक है टाइम। वहाँ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं है, ये बात आपको याद रखना होगा। वहाँ मैंने एक्स सेम लिया इस केस के लिए, उसलिए वो कट गया है। मैं बताता हूँ क्या हम समझाना चाह रहे हैं, हम आपको बताते हैं। मान लीजिए कि जरूरी थोड़ी ना कि सेम ही एक्स पे मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा समझे, मान लो ये सोर्स S1 है और ये सोर्स S2 है, तो दो वेव मिले, एक यहाँ, हम अभी वेव बना के दिखा रहे हैं, वैसे हम लोग लाइन बना के दिखाएंगे तो समझ जाइएगा। जैसे कि मान लो अगर हम ऐसा शो करें तो आप समझ लें ऐसा ही कुछ मिल रहा है, ये ऐसा, तो आप समझिए कि वेव ही मिल रहा है। ठीक, खैर चलिए इस टाइम के लिए ठीक है। मान लीजिए P पे हमको इंटरफेरेंस ऑफ वेव निकालना है, तो ये डिस्टेंस मान लीजिए x1 है और ये डिस्टेंस मान लीजिए x2 है। तो मान लीजिए, और इसका जो ये दोनों कोहेरेंट सोर्सेज है, इट हैज बीन सेड कि दीज आर द कोहेरेंट सोर्सेज, सुपरपोजिशन ऑफ कोहेरेंट वेव, ये दिया गया हुआ है आपको, ठीक है। और इसका जो इक्वेशन है वो हो जाएगा A1 साइन k, कितना है x1 माइनस ओमेगा t, ऐसे रहने दो, जीरो ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। हालांकि होगा भी तो वो कॉन्स्टेंट होगा, 95% केस में आपको जीरो ही मिलता है, ठीक है। खैर ये ठीक है। दूसरा y2 इज इक्वल टू A2 साइन kx2, यहाँ 2 है ना, x2, ये ठीक है। तो यहाँ पे जो y मिलने वाला है वो क्या होगा, तो देखिए दोस्तों, सपोज कर लीजिए यू कैन, चलो ठीक है, आप फाइल ले सकते हो, बहुत सारे केस में नहीं रहता इसलिए मैंने छोड़ दिया है, तो परेशान बिल्कुल ही मत हो, ठीक है। होगा तो वैसे ही होगा जैसा आएगा, जो एक्सप्रेशन में आएगा, ठीक है। चलिए इसको मिलाते हैं।
ये तो समझाना था मुझे कि कोहेरेंट सोर्सेस क्या होता है। एक्चुअल मीटिंग तो आपको ये है, एक्चुअली पढ़ना आपको ये है, ठीक है। लाइट वेव में सिर्फ यही आएगा, सिर्फ ये लाइट वेव में, साउंड वेव में सिर्फ यही आएगा, खूब आएगा। तो उसका डिस्कशन हम लोग करेंगे अच्छे से, यहीं पे करेंगे। इसके नेक्स्ट वाले क्लास में ही हम इसके ऊपर कई सारे एग्जांपल्स लेंगे जो आपको इंपॉर्टेंट होंगे वेव ऑप्टिक्स में और साउंड वेव में। तो दोनों जगह वो इंपॉर्टेंट होगा, तो ध्यान से देखें। आई थिंक इस टॉपिक में मैंने सारे बेसिक्स क्लियर किए हैं आपके, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से अच्छे से देखिएगा। चलिए समझते हैं। तो हमको पता है कि वाई नेट जोड़ना है SHM को, y1 प्लस y2, ठीक है। तो वाई नेट क्या हो जाएगा? तो वाई नेट कुछ नहीं है, वाई नेट है आपका A1 साइन kx1 माइनस ओमेगा टी और प्लस A2 साइन kx2 माइनस ओमेगा टी, ठीक है। दोनों का ओमेगा बराबर है क्योंकि कोहेरेंट सोर्सेज है। और φ2 माइनस φ1 भी होता, बट यहाँ पे 0 है तो 0 माइनस 0 तो 0 ही होता है। चलिए हमको जोड़ना है, तो जोड़ेंगे ऐसे A1 A2 और मान लीजिए इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? डेल्टा। इज दिस ओके? ओके। सो यहां पे ये क्या मिलेगा? A नेट। तो कहने का मतलब डेल्टा कितना है? तो डेल्टा है आपका kx2 माइनस ओमेगा टी माइनस kx1 माइनस ओमेगा टी। सो डेल्टा इज इक्वल टू व्हाट? kx2 माइनस x1। अब आगे तो कट जाएगा, ठीक है। सो दिस इज अच्छा सर, यहां पे तो ये x पे डिपेंड कर रहा है, ये x बदलेगा तो डेल्टा कांस्टेंट कैसे हो? आपने तो बोला डेल्टा कांस्टेंट होगा, तो ये डेल्टा के यहाँ कांस्टेंट दिख तो नहीं रहा है। x बदलेंगे तो डेल्टा भी बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। तो उसको कोहेरेंट से क्या लेना देना है? आई हैड टोल्ड कि डेल्टा विल बी कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो डेल्टा यहाँ कांस्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्योंकि ओमेगा बराबर है। हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू x बदल सकता है, लेकिन कोहेरेंट का डेफिनेशन है कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं बदलना चाहिए। इसके इसमें बदल सकता है। आई बात समझ में? तो इसको ध्यान रखिएगा। सो दिस इज द डेल्टा, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, बेसिकली इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। कई बार बुकों में आप देखिएगा कि डेल्टा को, है ना, डेल्टा फाई के रूप में लिखिएगा, तो आप बिल्कुल भी घबराए ना, एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो इट इज डेल्टा फाई इज इक्वल टू, बुकों में लिखा था इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं कि डेल्टा भी डायरेक्ट कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि इसको ये मान लीजिए आप, ठीक है, क्योंकि बुकों में ऐसा लिखा रहता है। के को क्या बोलते हैं? 2 पाई बाई लेमडा, और इसको बोलते हैं डेल्टा एक्स। इसका ही नाम है पाथ डिफरेंस, इसका नाम है पाथ डिफरेंस, इसका नाम है बेटा फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस आपको पता नहीं, सबको फेज बोलते हैं, दीज आर द फेज, और इन दोनों के बीच के डिफरेंस को फेज डिफरेंस बोलते हैं। तो ये कहानी है दोस्तों, ठीक है। यही है डेल्टा फाई, ठीक है। तो ये कंडीशन है भाई साहब। तो भाई साहब यहाँ पे ए नेट कितना हो जाएगा? तो वेक्टोरियल से हम सम करते हैं, स्क्वायर बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 इंटू कॉस डेल्टा फाई, ठीक है। और अगर इसका वेव की बात करें तो इसका जो वेव इक्वेशन आएगा कैसा आएगा? आपको पता है, निकालते कैसे हैं? वाई नेट क्या होगा? वाई नेट वुड बी ए नेट साइन के, अच्छा ये इससे कितना ज्यादा है? इतना ज्यादा है, तब ना इसमें से इसको घटा के निकाले डेल्टा फाई। तो ये किसके बराबर है? तो ये है आपको kx1 माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा फाई के बराबर है। यही है ना, आप वहां रख के देख लो, ये आ जाएगा। डेल्टा फाई का वैल्यू जो है आप रखो, देखना ये आ जाएगा। तो kx1 माइनस ओमेगा टी में अगर हम डेल्टा फाई जोड़ दें तो आपको नहीं लगता कि ये kx2 माइनस ओमेगा टी आ जाएगा, है ना। तो आपने बेस किसको पकड़ा है? kx1 माइनस ओमेगा टी को, आप प्लस डेल्टा फाई, सॉरी डेल्टा फाई नहीं, दिस एंगल, ये मान लो एप्सिलॉन है। हालांकि इसका कोई ज़्यादा रोल नहीं है, बट जो वेव बनेगा वहाँ पे रिजल्टेंट, वो वेव कुछ ऐसा बनेगा। अरे याद है ना, आप लोग जोड़ते थे y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, y इज इक्वल टू A2
साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो हम लोग करते थे कि ये होता था A1, ये होता था A2, ये होता था A नेट, और ये होता था फाइव, और ये होता था एप्सिलॉन। तो हम लोग क्या लिखते थे भाई, A नेट, ये A नेट है, A नेट साइन। अब बेस किसको बनाए हैं, A1 को, ठीक है। तो A1 का कितना है, ओमेगा टी, तो लिखते थे ओमेगा टी अब प्लस दिस वन। यही है ना लिखने का तरीका, हम आपको बहुत टाइम लेके बताए थे ये, उसी तरीके से वहाँ समझिए। तो ये हुआ उसका जो SHM जो वहाँ पे आएगा वो ऐसा SHM होगा, वहाँ पे बनेगा, यानी कि यहाँ पे जो हमको मिलने वाला है वो Y नेट ही होगा, ठीक है। तो वो है फेज डिफरेंस और वो है पार्ट डिफरेंस। आप लाइट में चले जाइए, आपको 70% सवाल आपको यहीं से मिलने वाले हैं, डिफरेंट अरेंजमेंट पे, ठीक है। तो हम यहीं पे लेंगे वैसे अरेंजमेंट को और आपको दिखाएंगे कैसे कब मिनिमम बनता है, कब मैक्सिमम बनता है। खैर मैक्सिमम मिनिमम के इसको हम और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए और ढंग से पढ़िए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही डेलिकेट चैप्टर है। इससे सिंपल सवाल आएंगे जो आप जानेंगे तो कर लेंगे और नहीं जानेंगे तो छोड़ के चले आएंगे। ओके, थैंक यू।